भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में अमेरिका एक बड़ी महत्वपूर्ण बायलैटरल विजिट के लिए गए हैं। ये विजिट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भारत की तरफ से पहली विजिट है। इस विजिट को किस तरीके से एनालाइज किया जाए, इसको एनालाइज करने के लिए आपको डिप्लोमेसी के एक शब्द को समझने की आवश्यकता है, जिसको हम कहते हैं स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है कि जब भी किसी दूसरे देश में एक नया हेड ऑफ द स्टेट इलेक्ट होता है, तो भारत की तरफ से जब भारत के हेड ऑफ द स्टेट वहाँ जाते हैं तो वो रिश्तों की ओवरऑल असेसमेंट की एक रिपोर्ट लेके जाते हैं, जिसके तहत आइडेंटिफाई किया जाता है अलग अलग स्ट्रक्चरल लेयर्स के थ्रू कि कौन से ऐसे लेयर्स हैं जहाँ पर अभी इस समय भारत और दूसरे देश के साथ क्या रिश्ते चल रहे हैं और क्या क्या एरियाज़ पे वर्क किया जा सकता है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को समझने से पहले ये बात कहना गलत नहीं होगी कि दोनों देशों की ओर से लगभग पिछले 20 से 25 सालों में एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बहुत अग्रेसिव लेवल से की गई है, जिसके तहत दोनों देशों के लीडर्स ने सबसे पहली बात तो ये इंश्योर किया है कि जितने भी डाइवर्स इश्यूज़ हैं वो टेबल पर आएँ। अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम हो, मनमोहन सिंह का टाइम हो या प्रेजेंट टाइम हो, हर एक टाइम पीरियड में ये बात कहना गलत नहीं होगा कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट्स को हमेशा हमने उजागर करते हुए अमेरिका के सामने रखा है। आज जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका के इस दौरे पर गए हैं, इस दौरे के दौरान हम लोगों ने एक 4 स्ट्रक्चरल लेयर्स को आइडेंटिफाई करके अमेरिका को बताया है कि ये 4 अलग अलग स्ट्रक्चरल लेयर्स हैं जिसके तहत रिश्ते इस मोमेंट पर यहाँ खड़े हैं, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्कस करके इन 4 स्ट्रक्चरल लेयर्स को लेकर आगे चर्चा की गई है। अब ये लेयर्स क्या क्या हैं? सबसे पहली लेयर अगर हम देखें तो उसको लेट से कहते हैं ग्रुप 1 लेयर। ग्रुप 1 में भारत और अमेरिका के बीच वो डायमेंशंस है रिलेशंस के जिन डायमेंशंस में इस मोमेंट पर दोनों देशों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है। स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि दोनों देश एक कॉमन चैलेंज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं। दोनों देशों को ये पता है कि दोनों के लिए, क्योंकि ये एक कॉमन चैलेंज है, इस कॉमन चैलेंज को एकजुट होकर ही मिटिगेट करना है। और जी हाँ, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो कॉमन चैलेंज दोनों देशों ने आइडेंटिफाई किया है वो है चाइना। भारत के लिए इस समय चाइना एक ऐसी प्रॉब्लम है, वही तरीके से जो अमेरिका के लिए चाइना इस समय एक प्रॉब्लम है। चाइना अगर मान लीजिए कि अमेरिका को ग्लोबल लेवल पर पावर से डिस्प्लेस करके वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली देश बनने की मुहिम पर लगा है, तो इसी शक्तिशाली देश बनने की राह में चाइना इस समय जो गतिविधियां भारत के साथ भी कर रहा है, वही गतिविधियां एक दूसरी इंटेंसिटी में वो अमेरिका के साथ कर रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक कॉमन एरिया जो भारत की तरफ से बताया गया कि ये एक एरिया है जहां पर हम दोनों को सहमत बन के रहना है और इस सहमति पे कोई आंच नहीं आ सकती, वो एरिया था इंडो पैसिफिक का। इंडो पैसिफिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसा जोग्राफिकल रेल्म है जिस जोग्राफिकल रेल्म में ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर हमेशा से एक पॉइंट दोनों अमेरिका और भारत को जो जोड़ता आएगा वो है कि किस तरीके से चीन की गतिविधियों के ऊपर नज़र रखी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि अमेरिका भी ये बात जानता है और भारत भी ये बात जानता है कि ये दोनों देश इस मोमेंट पर चीन को टक्कर देने के अकेले कॉन्टेक्स्ट में नहीं खड़े हो सकते, इसीलिए इंडो पैसिफिक में जो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है कोऑपरेशन का वो है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के ऊपर एक अग्रेसिव फोकस किया गया है। इस अग्रेसिव फोकस के तहत ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी कोशिश की है भारत को इस चीज़ का भरोसा दिलाने की कि आपकी ओवरऑल कैपेबिलिटी बिल्डिंग का जो कार्य है इंडो पैसिफिक में आपको एक प्रिंसिपल एक्टर के तहत बनाने का कार्य अमेरिका इस मोमेंट पर करने के लिए तैयार है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसी ग्रेड 1 में अगर हम ग्रुप 1 कैटेगरी में देखें या फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें जहां पर दोनों का एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है, ये स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस दूसरे लेवल पर जो दिख रहा है वो है I2U2। I2U2 नाम का ये जो एक मिनी लैटरल ग्रुपिंग है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है इस मोमेंट पर क्योंकि अमेरिका ने इस समय गाज़ा पट्टी और इजराइल के बीच के चल रहे युद्ध को रोका है। इस युद्ध को रोकने के बाद भारत के साथ अमेरिका मिलकर
इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने के पाथ पर चल चुका है। अमेरिका इस मोमेंट पर चाहेगा, और ये बात उसने इस मीटिंग में भारत के प्रधानमंत्री को स्पष्ट तरीके से बोली है, कि चीन का दिया हुआ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, इसका विकल्प जो है, इसके वैकल्पिक तौर पर अगर हमारे को कोई नया संगठन क्रिएट करना है तो वो संगठन केवल और केवल I2U2 और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो I2U2 इंडो पैसिफिक की तरह वैसा ही एक डेमोक्रेटिक लेवल पर एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल थॉट है, जिसके तहत उद्देश्य ये है कि मल्टीपल देशों को जोड़ा जाए और मल्टीपल देश जो कि एक लाइक माइंडेड देश हैं, इन सबको जोड़कर ये इंश्योर किया जाए कि मिलिट्री लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर, डेवलपमेंटल लेवल पर, लॉजिस्टिकल लेवल पर, स्ट्रेटेजिक लेवल पर, हर जगह कॉमन लेवल पर कन्वर्जेंस हो। लेकिन अगर ये एरिया एक कॉमन एरिया था जिसके ऊपर चर्चा हुई, तो इसके बाद ग्रेड बी कैटेगरी भी हम लोगों ने पेश करी। ग्रेड बी कैटेगरी ये है जहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस नहीं है, यानी कि ऐसी परिस्थिति नहीं है जहाँ पर दोनों देश एक दूसरे के साथ एक कॉमन मोटिव पे बैठे हैं। पर हाँ, यहाँ पर एक ऐसी परिस्थिति जरूर है ग्रेड बी में, जहाँ पर दोनों देशों के बीच संबंध ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहे हैं। अब अगर इस लेवल पर देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण एरिया है यहाँ पर अफ्रीका। अफ्रीका इसलिए महत्वपूर्ण एरिया इस मोमेंट पर भारत और अमेरिका के बीच है क्योंकि यहाँ पर चीन की गतिविधियाँ भी ज़्यादा हैं, और यहाँ पर चीन समर्थक, रूस समर्थक टर्की, जो इस समय अफ्रीका के अंदर एक अपनी परछाई छोड़ने के लिए अग्रेसिव लेवल पर पहुँचा हुआ है। अमेरिका के लिए हेडेक ये है कि किस तरीके से अफ्रीका में चीन की गतिविधियों पर रोक लगाते हुए एक अपनी जो स्पेस है वो क्रिएट की जाए। इस स्पेस को क्रिएट करने के लिए अमेरिका और भारत इसलिए एंगेज कर रहे हैं, और यहाँ पर दोनों देशों के बीच एक कॉमन इंटरेस्ट इवॉल्व हो रहा है। इसीलिए हमने इसको सेकंड कैटेगरी में डाला, क्योंकि भारत के संबंध जो अफ्रीकन देशों से हैं वो आज के नहीं बल्कि 1910 के हैं, और ये जो संबंध हैं इनको लीवरेज करते हुए अमेरिका आज की डेट में भारत के साथ मिलकर एक थर्ड टेरिटरी यानी कि अफ्रीका की एक टेरिटरी में संबंध बनाकर अफ्रीका के जो विकास के कार्यों को लेकर, अफ्रीका के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर उनको लेकर एक रणनीति बनाने के लिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं कि आने वाले समय पर भारत के साथ अफ्रीका को एक हाई प्रायोरिटी जोन बनाने वाला है। इसी लेयर में दूसरी एक चीज़ है जहाँ पर भारत और अमेरिका के संबंध दोनों ग्रो करेंगे आने वाले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 4 सालों में, वो एरिया है हाइड्रोजन एनर्जी। क्योंकि अमेरिका के अंदर इस मोमेंट पर क्लीन एनर्जी को लेके जितने बड़े बड़े व्यापारी वर्ग के लोग हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये सारे के सारे भारत के साथ व्यापारिक तौर पर रिश्ते बनाएं, जिसके तहत भारत के अंदर हाइड्रोजन मिशन हो, ग्रीन इंडिया मिशन हो। इन दोनों मिशंस को लेकर पूरी की पूरी क्लैरिटी के तहत ये चीज़ की जाए कि भारत को एक एनर्जी लेवल पर ग्लोबल चैंपियन बनाकर पेश किया जाए। ये एक कॉमन पॉइंट विजन का डिस्कशन में उठा है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कल को मान लीजिए चीन किसी भी प्रकार से अपने आप को ग्रीन एनर्जी लेवल पर और क्लीन टेक्नोलॉजी लेवल पर उठने की भी कोशिश करता है, तो अमेरिका इस मोमेंट पर चाहे पेरिस अकॉर्ड जो हो या दूसरे अन्य क्लाइमेट के अकॉर्ड जो हैं उससे वो बाहर आ जाए, लेकिन वो ये ज़रूर चाहता है कि व्यापारिक तौर पर उसके रिश्ते भारत और अन्य देशों के साथ बने रहें, जिसके तहत वो व्यापार के थ्रू क्लीन एनर्जी लेवल पर भारत को इंडो पैसिफिक की सेंट्रलिटी देते हुए एक देश को देखना चाहता है। इसके साथ साथ इस मोमेंट पर जो आज डिस्कशन के दौरान एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ पे चर्चा हुई, वो चर्चा थी 5G टेक्नोलॉजी को लेके। अमेरिका इस चीज़ को लेकर पहले से ही खफा है कि चीन की जो 5G टेक्नोलॉजी है उसके अंदर एक बैकडोर लगा हुआ है। बैकडोर का मतलब है कि जो चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी है उसने सॉफ्टवेयर्स को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है 5G टेक्नोलॉजी के जो सिविलियन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसके तहत चीन बेसिकली सारे के सारे डेटा को कैप्चर करके एक ग्लोबल लेवल का कॉम्पैक्ट बनाकर प्रोसेसिंग करके उस डेटा का प्रयोग AI में कर इवेंचुअली ये इंश्योर करना चाहेगा कि वो ग्लोबल डेटा फ्लोज को कंट्रोल करे। भारत और अमेरिका इस मोमेंट पर बैठे हैं कि अगले 4 साल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो हैं, ये 4 साल में एक ऐसी रोड मैप 5G टेक्नोलॉजी को लेके ये दोनों देश एक्सप्लोर करने जा रहे हैं
जिस टेक्नोलॉजी के तहत चीन को एक बड़ी ज़बरदस्त लेवल पर टक्कर दी जाएगी। इसके बाद भारत ने पेश करी ग्रेड सी लेवल के इश्यूज़ को। ग्रेड सी लेवल के वो इश्यूज़ थे जहाँ पर इस मोमेंट पर भारत और अमेरिका मिसअलाइंड हैं। मिसअलाइंड का मतलब ये है कि इन दोनों देशों के बीच इन टॉपिक्स पर चर्चा ज़्यादा नहीं होती। सबसे पहला एरिया है ईरान। अमेरिकन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इस मोमेंट पर एक उद्देश्य क्लियर है, ईरान किसी भी हालात में परमाणु बम नहीं बनाएगा। ये बनाने से मिडल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्लैरिफाई कर चुका है कि मिडल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर इस समय इजराइल के फेवर में है और वो रहेगा, और वही टाइप का बैलेंस ऑफ पावर इजराइल का जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बात ज़रूर क्लैरिफाई की है कि अगर ईरान अपने परमाणु बम के एम्बिशन को शांतिपूर्वक तरीके से रोक दे, इस एम्बिशन को ज़्यादा ना बढ़ाए, तो हमें ईरान के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस को हटाने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत इस मोमेंट पर ईरान के साथ और अमेरिका के साथ इस पॉइंट को आगे एक्सप्लोर करना चाहता है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि ईरान के लगे हुए सैंक्शंस अगर हट जाते हैं, इन सैंक्शंस के हटने का सबसे बड़ा खमियाजा ये होगा कि भारत उस समय ईरान के साथ एंगेज कर कर छाबार पोर्ट को डेवलप करेगा। छाबार पोर्ट के डेवलप करने के बाद भारत का जो प्रेजेंस अफगानिस्तान में तालिबान के साथ इस मोमेंट पर ऑलरेडी अग्रेसिव लेवल पर है, वो प्रेजेंस जो है उसको अगर हम देखें तो एक चीज़ कहना गलत नहीं होगा कि ईरान और साथ में तालिबान के ये प्रेजेंस के साथ भारत आने वाले समय में पूरे के पूरे यूरेशियन मार्केट में अपनी लीडरशिप और माहिरता बना पाएगा। और भारत इस मोमेंट पर अमेरिका को ये बात बोलने में सक्षम रहा है कि ईरान पे सैंक्शन हटाने से जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन और साथ में अपना मिडल ईस्ट वाला जो कॉरिडोर है, जो IMEC कॉरिडोर है, उसको बनने में भी कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि ईरान का सहयोग इस कॉरिडोर के लिए, चाहे वो इसका पार्ट और मेंबर ना हो, पर उसका शांतिपूर्वक व्यवहार इस कॉरिडोर को आगे फैसिलिटेट ही करेगा। दूसरा एरिया जिस पर अभी स्टैग्नेंसी है रिलेशनशिप में, वो है वीज़ा का मैटर। और वीज़ा का मैटर कुछ इस प्रकार का मैटर है कि यहाँ पर इस समय अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत एक चीज़ तो तय है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉइंट पर अड़ा है वो ये है कि किसी भी प्रकार का कोई इलीगल इमिग्रेंट अगर हमारे देश में है और यदि वो भारत से आया है, उसको डिपोर्ट करना होगा। भारत की सरकार इस पॉइंट पर सहमत है। भारत की सरकार ने बोल दिया है कि ठीक है, एक सही तरीके से अगर आप किसी व्यक्ति को डिपोर्ट करना चाहें, अगर वो आपके देश में इलीगली पाया गया है, हम उसको वापस लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरा जो वीज़ा को लेके इशू उठा है वो ये है कि क्या H1B वीज़ा, क्या आज की डेट में जो स्किल बेस्ड वीज़ाज दिए जाते हैं भारत को अमेरिका की तरफ से, क्या उनके ऊपर कोई आँच आएगी? अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाहे वर्बेटिकली जितना मर्जी जो मर्जी बोल ले, चाहे वो एक वर्बल लेवल पर जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर ले, लेकिन जो अमेरिका का कॉरपोरेट वर्ग है, जो कि ट्रंप की दुखती दर्ग है, वो बेसिकली इस मोमेंट पर ट्रंप को समझा रही है कि देखिए, आप वीज़ा को लेकर जितना मर्जी बोलिए, आपको इलीगल इमिग्रेंट्स को टैकल करना है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये जो हाई स्किल्ड लोग अमेरिका में आए हैं, इन हाई स्किल्ड लोगों से अमेरिका की अर्थव्यवस्था चलती है। और ये चीज़ हम नहीं बोल रहे हैं, ये चीज़ अमेरिका के व्यापारी वर्ग, अमेरिका की प्रशासन को बोल रहे हैं। तो भारत को यहाँ पर एक पेशेंस दिखाना है, और भारत इस मोमेंट पर ये पेशेंस दिखाने के लिए तैयार बैठी है कि हमें किसी भी प्रकार से कोई अग्रेशन नहीं दिखाना कि नई नई वीज़ाज़ के ऊपर कुछ मत कीजिए, कोई टिप्पणी नहीं देनी है। देखिए कि चीज़ें कैसे अनफोल्ड होती हैं, और चीज़ें अनुकूल ही अनफोल्ड होंगी भारत के, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जब जब ये व्यापारी वर्ग बार बार जता रहा है कि देखिए, इलीगल इमिग्रेंट एक अलग इशू है, हाई स्किल्ड वीज़ा एक अलग इशू है। हाई स्किल्ड वीज़ा पे पाबंदी लगाना मीन्स कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर आंच आना। अगर आप अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर आंच लाना चाहते हैं, जो आप नहीं चाहेंगे क्योंकि आपका पेट प्रोजेक्ट जिसके बेसिस पे आपने चुनाव जीता वो यही था, इस रीज़न से आप देखेंगे कि ये जो रेटरिक है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, ये आगे जाकर थोड़ा सा टोन डाउन होने की आवश्यकता है, और ये होगा भी। तो भारत को इस मोमेंट पर वीज़ा एक स्टैग्नेंट इशू है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके भारत तय है, क्लियर है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स, कुछ लोगों की कुछ राजनीतिक हरकतों की वजह से जो पंजाब को डिस्टेबलाइज करा गया, और उन
घटिया लोगों की इन हरकत की वजह से जो ये डिस्टेबलाइजेशन हुआ और जिसकी वजह से आज की डेट में पंजाब के लोगों को बाहर भागना पड़ रहा है, उसका खमियाजा भारत की सरकार कहती है कि हम भुगतने के लिए तैयार हैं। पहली बात। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि वीज़ा के साथ साथ आज की डेट में एक स्टैग्नेंट इशू जो है भारत के लिए, जो अमेरिका के साथ है, इसी कैटेगरी का थर्ड स्ट्रक्चरल लेवल पर, वो है म्यांमार। अमेरिका इस मोमेंट पर अभी तक, जब तक एक उनका सुत्तड़ राष्ट्रपति बाइडन था, वो चाहता था कि म्यांमार में एक फोर्सेबल रेजीम चेंज किया जाए। इस फोर्सेबल रेजीम चेंज के लिए वो बांग्लादेश को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप अपनी टेरिटरी को हमें दे दीजिए, एयरबेस बना के ऑपरेशंस रन करने हैं। बांग्लादेश ने मना किया तो वहाँ पर शेख हसीना के खिलाफ रेजीम चेंज हुआ। भारत को बोला गया, भारत ने मना किया तो उसी का कॉन्सिक्वेंस हम मणिपुर में राज्य को आग लगाकर क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू उन्होंने ये हरकत करी। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ये बात बोल दी है कि हमें बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की कोई कंटिन्यूटी को नहीं अपनाना है, तो म्यांमार जो अभी तक एक स्टैग्नेंट एरिया था, क्योंकि भारत इस चीज़ पे अड़ा था कि आप हमारी टेरिटरी का प्रयोग करके किसी तीसरे देश में कोवर्ट ऑपरेशंस नहीं कर सकते। हम वो एक काम पहले भी नेहरू के टाइम पर अनफॉर्चुनेटली कर चुके हैं, और नेहरू के टाइम पर जब ये काम हुआ था तो नेहरू ने उस समय जो है बेसिकली अमेरिका की CIA को 1950 के दशक में जब ये परमिशन दी थी कि ठीक है आप आकर यहाँ पर तिब्बत में ऑपरेशंस रन कर लीजिए, उसका खमियाजा भारत 1962 में इस मूर्खता के कारण भुगत चुका है। तो भारत ने ये बात जब मना कर दी थी तो उसके बाद एक चीज़ तो तय है कि जाहिर सी बात है कि उन्होंने मणिपुर को जलाया, मणिपुर को आग लगा के दिखाने की कोशिश करी कि देखिए हम आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस मोमेंट पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी म्यांमार नहीं है। म्यांमार जिए मरे, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टैग्नेंसी वाला इशू ग्रेजुअली रिमूव होगा। लेकिन चौथे स्ट्रक्चरल लेवल पर ऐसे कुछ इश्यूज हमने पेश किए मीटिंग में जो कि मेजर डिफरेंसेस हैं। मेजर डिफरेंसेस उन एरियाज़ में कौन से हैं? सबसे पहला इशू है पाकिस्तान। इस समय अमेरिका को भारत ने कई बार ये बात बोली है कि पाकिस्तान के अंदर जो रेजीम है वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि ये प्रो चाइना रेजीम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान एक पॉली क्राइसिस के थ्रू गो थ्रू कर रहा है। पॉली क्राइसिस का मतलब होता है 4 क्राइसिस: पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस। पॉलिटिकल लेवल पर इमरान खान रोज जो है शोर मचाता है। आर्थिक लेवल पर पाकिस्तान भूखा नंगा देश हमेशा से बाय बचपन रहा है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी तीसरी चीज़ जो थी वो ये है कि जब हम सोसाइटी लेवल पर बात करते हैं तो सोसाइटी लेवल पर जो इस मोमेंट पर पूरे पाकिस्तान के अंदर एक फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला है वो एक प्रॉब्लम है। और चौथा, सिक्योरिटी लेवल पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान, सबसे प्यारी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान का जीना मुश्किल कर रखा है उसने। तो ये जो आज की डेट में गतिविधियां पाकिस्तान में चल रही हैं, हमने बताने की कोशिश ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को करी, आपको निर्णय लेना है। आप चाहते हैं कि पाकिस्तान एक चीन के गोद में बैठा हुआ देश बने रहे, आप डिसाइड कीजिए। दूसरा है श्रीलंका। श्रीलंका एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक देश इस समय इसलिए है क्योंकि जो श्रीलंका में एडमिनिस्ट्रेशन है दिसानायके का, वो भी एक प्रो चीन एडमिनिस्ट्रेशन है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिसके लिए इंडो पैसिफिक डू और डाई सिचुएशन है, इस मोमेंट पर वो कतई नहीं चाहेगा कि श्रीलंका में एक प्रो चाइना रेजीम रहे। श्रीलंका एक ऐसे टिपिंग पॉइंट पर बैठा है कि कोई एक हरकत ये दिसानायके करके देखे, अमेरिका इसके ऊपर नारियल पकड़ पकड़ के इसको मारेगा, सांबर में डुबो डुबो के मारेगा। क्योंकि अमेरिका इस मोमेंट पर ये इंश्योर करेगा कि यदि एक ऐसी इसने हरकत करी तो जो बाकी ऑपोजिशन का कोलिशन है उसको एकजुट कर कर दिसानायके की सरकार गिराकर वहाँ पर एक रेजिम चेंज हो जाए। तो श्रीलंका एक दूसरा एरिया है जहाँ पर मेजर डिफरेंसेस हैं इस मोमेंट पर। और तीसरा है बांग्लादेश। बांग्लादेश वरी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि मोहम्मद यूनुस चंद दिनों का मेहमान है, वो वैसे भी हटने वाला है और हटने वाला है। इसके बाद बांग्लादेश में जब चुनाव होंगे तो एक नई सरकार आएगी। भारत की तरफ से सिर्फ कोशिश ये रहेगी कि शेख हसीना को इलेक्शंस कंटेस्ट करने दिए जाएँ और एक लेवल प्लेइंग फील्ड की तरीके से, जिस तरीके से हर एक मैच्योर डेमोक्रेसी जैसे भारत में भी इलेक्शन होते हैं, हर जगह पर वहाँ पर भी इलेक्शन उसी प्रकार से किए जाएँ। यदि ऐसी परिस्थिति पैदा होती है तो ये सारी जितनी भी रिपोर्ट्स के ऊपर आज चर्चा हुई, इसके बेसिस पे अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि अमेरिका इस समय एक ऐसे पॉइंट पर है वो भारत को निगलेक्ट नहीं कर सकता। आई होप इस विजिट के पूरे मायने इन डेप्थ तरीके से अब आपको क्लियर हो गए हों। धन्यवाद।